संभल में मंदिरों, कुओं और बावड़ी के सर्वे के बाद आज फिरोजपुर किले का भी सर्वे किया गया। सबसे पहले एएसआई की टीम चंदौसी के लक्ष्मणगंज में मिली बावड़ी वाली जगह पहुंची। एएसआई की टीम ने बावड़ी का निरीक्षण किया, फिर मंदिर और कुएं के आसपास पड़ताल की। इसके बाद टीम फिरोजपुर किला पहुंची और वहां पर भी सर्वे किया। किला करीब 350 साल पुराना बताया जा रहा है। सर्वे के दौरान डीएम और एसपी भी एएसआई की टीम के साथ मौजूद रहे। तो फिरोजपुर किले का सर्वे किया गया है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। निकाला जा रहा है तमाम सारे। संभल में एएसआई के सर्वे से अब राज यहां पर खुलकर सामने आ रहे हैं। तो 3 तस्वीरें, किले का सर्वे, बावड़ी का सर्वे, बावड़ी में खुदाई, ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। संभल में एएसआई के सर्वे से यहां पर राज खुलेंगे। बावड़ी कुएं में एएसआई सर्वे। संभल में सनातन के सबूत यहां पर लगातार मिल रहे हैं। फिरोजपुर किले का सर्वे किया गया। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। टाइम लगेगा, टाइम इसलिए लगेगा कि अभी तो ऊपर तक जो पोर्शन था तो हम लोगों को जेसीबी ट्रैक्टर लगा करके मलबा उठा लिया, लेकिन अब अंदर स्ट्रक्चर है। यदि हम लोग जेसीबी या कोई मशीन लगाते हैं तो स्ट्रक्चर को क्षति होने की संभावना है, जिसके नाते हम लोग मैनुअली जो है लेबर जो है फाड़ा और तहसील से एक खट्टी मट्टी उठा करके बाहर कर रहे हैं। तो उससे जो है टाइम लग सकता है। कितनी खुदाई हो चुकी है अब तक? कितनी खुदाई हो चुकी है अब तक? ये मुश्किल है ना, ये एरिया जो है कि अंदर दबा पड़ा है और मुझे लगता है कि इस तरीके से तो ये महीना भर ही लग सकता है इसकी खुदाई होने में। संभल के कमालपुर सराय गांव में एएसआई की टीम ने चोरकुआं पहुंचकर सर्वे किया। इसे पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी भी कहा जाता है। एएसआई की टीम ने चोर कुएं की कार्बन डेटिंग भी की। संभल में चोर कुएं की कार्बन डेटिंग हुई, वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एएसआई की टीम ने यहां पर कार्बन डेटिंग की है। यहाँ फिरोजपुर का किला है, जिसे सैयद फिरोज नाम के व्यक्ति ने 1656 से 59 के मध्य बनवाया था, जो एएसआई प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट भी है। उसका हमने विजिट किया और तो एएसआई की टीम भी हमारे साथ थी। उसके बाद जो नीमसार तीर्थ के अंदर एक कूप निकला है, जो जिसमें एकमात्र जागृत कूप यदि कहें तो वो वही निकला है, जिसमें 10 से 12 फीट के ऊपर जल भी उपलब्ध है। और तीसरा अभी जो राजपूत काल की बनी हुई राजपूत बावड़ी बोलते हैं इसको, वहाँ हमने विजिट किया है। लगातार देखा जा रहा है एक के बाद एक ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया जा रहा है, उनको संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। इस नगर का इतिहास बहुत प्राचीन है। स्कंद पुराण हो, विष्णु पुराण हो, महाभारत काल का जो इतिहास है, उसके बाद में लगातार पृथ्वीराज चौहान की ये द्वितीय राजधानी रहा, सिकंदर लोदी की राजधानी रहा, तो एक लंबा इतिहास है यहाँ पे। तो इतिहास के अनेक अवशेष यहाँ हैं, बस उन अवशेषों को हमें सुरक्षित और संरक्षित करना है। महोबा में ढाबे से खाना पैक कर रहे बाइक सवार 2 लड़कों पर दबंगों ने धारदार हथियार से हमला किया, फायरिंग भी की। मामला कबरई थाना क्षेत्र का है। 4 बदमाशों पर हमला करने का आरोप है। धारदार हथियारों से हमले में दोनों को गंभीर चोट आई है। सूचना के बाद पुलिस पहुंची। वहीं पुलिस पर मामूली धाराओं में केस दर्ज करने का आरोप है। बाइक कम से कम आई, एक बाइक उसने हम बाइक से थे आगे लगाई और एक ने साइड में और 2 बाइक पीछे लगी। उनने पूछा सौरभ तिवारी कौन है, मैंने कहा मैं। वो तुरंत बाइक से उतरे, कुल्हाड़ी से सीधे मेरे सर पे मारा, तो फिर मेरे यहाँ शोल्डर में मारा। मैं अंदर झाड़ियों में एकदम से धक्का दिया तो चला गया। फिर भैया को उनने दौड़ मतलब कि आगे भगा बचाने के लिए, कि मतलब कि मेरा आगे आवाज़ लगा दी, तो उसने भैया को मतलब बाइक से एक्सीडेंट कर दिया भैया का। फिर उसको गिरा के कुल्हाड़ी से मारा। महराजगंज में एक लड़के की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया। लड़के को 4-5 लोग बुरी तरह से पीट रहे हैं। मामला चौक थाना क्षेत्र का है। लड़की से बात करने पर मारपीट हुई।
लड़के को धमकी भी दी गई। मामला 2 समुदाय से जुड़ा हुआ है। वहीं पुलिस ने 8 लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। मिर्जापुर में कबाड़ के गोदाम की आड़ में नकली शराब बनाकर सरकारी ठेकों पर बेचने वाले गैंग का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। पुलिस ने नकली शराब के अड्डे से भारी मात्रा में शराब बनाने वाले सामान को बरामद किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की और 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश की जा रही है। तो इस पूरी चेन को हम लोगों ने डेवलप किया है। फिलहाल हम लोगों ने 3 लोगों को इसमें हिरासत में लिया है। इनके पास भारी मात्रा में शराब की बोतल्स, ढक्कन, रैपर्स, वॉशर्स, इसके अलावा जो है इनके हम लोगों को एक बनाने का इक्विपमेंट जो मशीन वो भी हम लोग को बरामद हुई है। और आबकारी विभाग के साथ भी इसमें मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। इस पूरी चेन को डेवलप कर रहे हैं। राकेश गुप्ता। लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अटल प्रतिमा राजधानी लखनऊ में गोमती किनारे कुड़िया घाट पर स्थापित की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को डायनेमिक मुख्यमंत्री बताया। उत्तर प्रदेश के मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं क्या कहूं। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के डायनेमिक एंड डूअर चीफ मिनिस्टर। लेकिन किसी की धार्मिक क्रिया में बाधा न हो, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस काम को किया। कोई गुंडागर्दी न करे, कोई दहशत न पैदा करे, हर व्यक्ति अपने को भयमुक्त महसूस करे। क्या हमारी सरकार नहीं काम कर रही है? लॉ एंड ऑर्डर ये स्टेट सब्जेक्ट होता है, सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं है। क्या आप ऐसा नहीं महसूस करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री इस दायित्व को बखूबी निभा रहे हैं? समाज भयमुक्त होना चाहिए, तभी हर व्यक्ति सुख और आनंद की प्राप्ति करेगा। मुझे खुशी है उत्तर प्रदेश में, और मित्रों मैं कहना चाहूंगा कि आप सबको बधाई देना चाहिए अपने मुख्यमंत्री को। इनके लीडरशिप में 4 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के बाहर आए हैं। मुझे बतलाया गया है 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्का मकान भी मिला है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने गरीबों को मकान देने के मामले में शायद सारे देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। सुशासन के लिए सुरक्षा का भाव आवश्यक है। सुरक्षा का भाव बगैर जन सहभागिता के कभी संभव नहीं हो सकता। और एक घर के अंदर से सुरक्षा का भाव पैदा करना होगा। घर के अंदर व्यक्ति सुरक्षित है तो सामुदायिक रूप से भी सुरक्षा का भाव स्वतः स्फूर्त भाव के साथ पैदा होता हुआ दिखाई देगा। और हमें इसके लिए प्रशासन को, शासन को मजबूर करना होगा कि वह भी, और इसीलिए सरदेव अटल जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा प्राप्त करते हुए सरकार ने 0 टॉलरेंस की नीति सुरक्षा। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर योगी अयोध्या में शीशे की भूल भुलैया का उद्घाटन किया गया। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, मेयर और नगर आयुक्त ने इसका उद्घाटन किया। रामपथ पर 3 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से 1400 स्क्वायर फीट में भूल भुलैया तैयार की गई है। आपको इस भूल भुलैया में घुसकर माता सीता की खोज करनी है। इसमें कई रास्ते हैं जो शीशे के बनाए गए हैं। इसमें जाने के लिए श्रद्धालुओं को टिकट लेना होगा। अगर आप इसमें गुम हुए तो आपको मौजूद गाइड करेंगे।
यहाँ आने वाले दर्शकों को अम्यूजमेंट के साथ साथ पौराणिक सूचनाओं से, पौराणिक जानकारियों से कैसे हम लोग संबद्ध कर सकते हैं, इस दृष्टिकोण से हमारे नगर निगम की बहुत अच्छी पहल है। और आज अटल जी का जन्मदिन है, तो उस कारण से हम लोगों ने आज इसकी शुरुआत की है और यह आज के दिन निःशुल्क है। बाकी हम लोगों ने यहाँ पे जो हम लोगों के टिकट्स हैं उसमें बच्चों के लिए, समूह के लिए, इन सब के लिए अलग से भी व्यवस्थाएं कर रखी है। अयोध्या आने वाला व्यक्ति एक अनुभव लेकर जाए, एक एक्सपीरियंस लेके जाए और टहलते घूमते उसको एक यहाँ पे यहाँ की जो पौराणिक सभ्यता है उससे भी परिचित हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। बांग्लादेशी हिंदुओं का 12 सदस्यीय दल आज काशी पहुंचा। दल ने शंकराचार्य स्वामी एवं मुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की। इस दल में महिला और पुरुष दोनों शामिल रहे। ये सभी चोरी छुपे किसी तरह से काशी पहुंचे हैं। सभी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की दर्दनाक कहानी शंकराचार्य को बताई। बांग्लादेश से आए हिंदुओं ने न्यूज 18 संवाददाता से भी वहां का दर्द बयां किया। आप बांग्लादेश से हैं, क्या किस पीड़ा को लेकर आप यहाँ आए और बांग्लादेश में हालात क्या हैं? बांग्लादेश में पीड़ा सिर्फ मेरा अकेला नहीं है। बांग्लादेश में जितना हिंदू है सबका अंदर एक ही पीड़ा है, एक ही डर है। कभी किसका क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। आज मैं इस जगह में हूँ, शायद आपसे बात करने के बाद घर से फोन आ सकता है क्या हमारा घर में तो आग लगा दिया, लूटपाट कर दिया। तो इस डर में पूरा बांग्लादेश का हिंदू है। सब हिंदू का अंदर अभी वही डर है। बांग्लादेश में कभी क्या होगा उसका कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी बांग्लादेश का आदमी लोग का अंदर जो है, जो प्रशासन है वही खुद हिंदू को सता रहा है और आम लोग क्या करेगा, उनको तो कुछ और बोल ही नहीं सकता। तो उसका जो कुरान है ना, कुरान में ऐसा लिखा है, ये मेरा ड्यूटी है टू कन्वर्ट दी काफिर, अदरवाइज इफ दे डोंट कन्वर्ट यू कैन किल देम, it is their religion, so they want to make happy Allah, and that's why they are doing this. They all are jihadists now. They are doing their duty, what their prophet said. And you see now in Bangladesh they want to make Bangladesh a 100% monolithic Islamic country. That's the main problem. हम लोग 12 आदमी हैं। कैसे आए आप लोग? हम लोग इधर उधर से, बहुत एक जगह से नहीं है। बांग्लादेश से आया कोई यूके से आया, कोई कनाडा से आया, कोई ओमान से आया, ऐसा बहुत बाहर से हम लोग आया, क्योंकि बांग्लादेश से अभी इंडिया आना बहुत मुश्किल है और बांग्लादेश से आ भी रहा है तो बॉर्डर में उन लोगों को बहुत तंग कर रहा है। अभी तो वीज़ा नहीं दे रहा है। अगर किसी के पास पुराना वीज़ा थे, ठीक है, वो 1-2 ऐसा करके आ गया, 1-2 मेडिकल वीज़ा बना के कि हाँ हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आजकल डॉक्टर का वीज़ा भी बहुत मुश्किल हो गया। वहीं बांग्लादेशी हिंदुओं से मिलने के बाद शंकराचार्य ने भी न्यूज 18 से खास बातचीत की और वहां के हालात को लेकर चिंता जताई। कह रहे हैं कि वहाँ पर जबरन जो है छोटी छोटी बच्चों से रेप किया जा रहा है, उनसे जबरन शादी कर दी जा रही है, कन्वर्ट किया, इस तरीके के हालात हैं। तो कैसे विवश हालात है, उन्होंने आपसे क्या मांग की? बहुत मतलब सब ने अलग अलग 12 लोग थे, सब ने अपनी अपनी कहानी हमको बताई, हमने सब सुना। सुन करके हृदय विदीर्ण हो जाता है। बहुत तकलीफ में हैं वो लोग और हालत ये है कि ना तो बांग्लादेश से भाग पा रहे हैं क्योंकि वीज़ा नहीं मिल रहा है। जो लोग भागने के लिए वीज़ा वगैरह कहीं से प्राप्त कर ले रहे हैं वो एयरपोर्ट तक से गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए जा रहे हैं और ये लोग किसी तरह से दूसरी जगहों से निकल करके आए हैं हमारे पास और वहाँ के लोगों की पीड़ा बता रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि हम सताए इसलिए जा रहे हैं। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि जब तक सनातन बोर्ड नहीं बनेगा तब तक हिंदू सुरक्षित नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मौन रहकर आने वाली पीढ़ी को बंदी नहीं बना सकते, मंदिरों को कैद खानों में नहीं छोड़ सकते। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि किसी भी सनातनी को मौन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पहले मौन रहे तो पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, अब मौन रहेंगे तो भारत के टुकड़े होंगे। वहीं देवकीनंदन ठाकुर रामभद्राचार्य के बयान पर टिप्पणी से बचते नजर आए। ये जो सनातन की सुरक्षा का विषय है, ये तो अभी भी हम असुरक्षित हैं। अगर आज हम इन पे बात करना बंद कर देंगे और काम करना बंद कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी तो बंदी हो जाएगी। तो हम आने वाली पीढ़ी को बंदी नहीं बना सकते, अपने मंदिरों को ऐसे कैद खाने में नहीं छोड़ सकते। कृष्ण शिव मेरी आत्मा है। तो मुझे लगता है कि जब तक मथुरा में मंदिर न बन जाए, जब तक काशी में मंदिर न बन जाए, जब तक सनातन बोर्ड नहीं बन जाए, तब तक हम किसी भी सनातनी को मौन नहीं रहना चाहिए। हम लोग मौन थे तो पाकिस्तान बन गया, हम लोग मौन थे तो बांग्लादेश बन गया।
अब और मौन रहेंगे तो इस हिंदुस्तान के भी टुकड़े होंगे। तो इसलिए मौन तो नहीं रहना है, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, अपने अधिकार की बात करेंगे, और अधिकार की बात करेंगे तो ही अधिकार मिलेंगे। सनातन बोर्ड चाहिए, कृष्ण जन्मभूमि चाहिए, काशी। वो हमारे बड़े हैं और बड़ों की बात पर हम लोगों को राइट्स नहीं। हमारे संस्कार, हमारा कल्चर ये है कि हम लोग उनके किसी भी बयान पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, और मैं स्वयं, मेरे लिए वो आदरणीय है, तो मैं इसलिए उनके बयान पर टिप्पणी नहीं करूंगा। कुंभ को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पुलिस के बड़े अफसर कुंभ की व्यवस्था संभाल रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर उतरकर तैयारियां परख रहे हैं। इसी कड़ी में सूबे के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। एडीजी ने क्रूज पर भी सवार होकर संगम क्षेत्र में तैयारियों को परखा है। आज जो एसटीएफ, एटीएस के कमांडोज की कंपनी, उनका व्यवस्थापन, उनके लिए बनाई गई फैसिलिटीज, जल पुलिस और मेला के थाने का निरीक्षण किया मैंने। जो भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, इसमें 218 प्रशिक्षु आईपीएस भी आने वाले हैं और इन्हीं स्थानों पर डिप्लॉय भी किया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए पूरे पुलिस जो आ रही है उस बाहर से ड्यूटी देने के लिए, उनके रहने का जो इंतज़ाम है, उन सब के लिए आज अरेंजमेंट्स का मैंने मुआयना किया है और काफ़ी काम हो चुका है। कई जगह काफ़ी कुछ काम बाकी है जिसको जल्दी पूरा किया जाएगा, और ये कोशिश होगी कि जो भी बाहर से कर्मी आए हैं उनको बेस्ट तरीके से ठहराया जा सके इन परिस्थितियों में, ताकि वो अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से कर सके। सर, कुछ थ्रेड्स प्रयागराज में 13 जनवरी से होने वाले महाकुंभ की चाक चौबंद तैयारियों में जुटी पुलिस ने वाटर ड्रोन की टेस्टिंग की है। आईजी राजीव नारायण मिश्रा ने पानी के बीच ड्रोन का टेस्ट किया। कुंभ में इस बार पुलिस हाईटेक तरीके से निगरानी में जुटी हुई है। ये आज एक अंडर वाटर ड्रोन है जिसको हम लोगों ने प्रोक्योर किया है। ये जल पुलिस और पीएससी द्वारा प्रयोग किया जाएगा। ये पहली बार इस प्रकार का जो ड्रोन है जो कि पानी के नीचे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को लोकेट कर सकता है, पिन पॉइंट कर सकता है, और स्क्रीन पे हम उसको देख सकते हैं कि कहाँ पर कोई वो व्यक्ति या कोई वस्तु है। तो तत्काल हम लोग डीप डाइवर्स की मदद से, अन्य जो हमारे रेस्क्यू के जो उपक्रम है उसके माध्यम से हम वहाँ तक पहुँच के उसको रेस्क्यू कर सकते हैं, उसको लोकेट कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं। इसका यूज कब होगा? क्या मेन पर्वों पे इसका किस तरह से इस्तेमाल? जी, इसका प्रयोग हम लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी भी कर सकते हैं, और अगर कहीं पर कोई इन्फॉर्मेशन भी आती है तो उस पर हम लोग रिएक्ट करने के लिए मिनिमम रिस्पॉन्स में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। सतर्कता तब और बढ़ गई जब खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो सिख फॉर जस्टिस संगठन का प्रमुख है, ने एक वीडियो संदेश जारी कर महाकुंभ को निशाना बनाने की धमकी दी। धमकी के बाद प्रयागराज के संत महात्माओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। साधु संतों में इसको लेकर काफी नाराजगी है। बड़ा अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा, और पूरा सिख समाज सनातनी है, और जितने भी सिख समाज है सभी जो है यहाँ कुंभ मेले में है। मैं कहना चाहूँगा, अगर ये व्यक्ति कहीं कुंभ मेले में आ गया तो यहाँ इसको, जो हमारे नागा संत है, जो साधु संत है, इसको फुटबॉल की तरह खेलेंगे, और ऐसे व्यक्ति को हम सीरियस लेते ही नहीं है। ये तो पागल व्यक्ति है। मैं समझता हूँ जब भी कहीं कोई फंक्शन होता है, कोई पर्व होता है, उस समय ऐसे बयान ये देता रहता है। ऐसे व्यक्ति हमारे यहाँ बहुत आते जाते हैं, इनको हम ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। पीलीभीत में 3 दिन पहले एनकाउंटर में मारे गए खालिस्तानी आतंकियों का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें वो एक होटल में जाते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में एक चौथा शख्स भी दिखाई दे रहा है, जिसकी पहचान में पुलिस लगी हुई है। आपको बता दें कि खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स के 3 आतंकी गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि और जसप्रीत सिंह उर्फ प्रताप सिंह को पीलीभीत पुलिस ने 23 दिसंबर को एक एनकाउंटर में मार गिराया था। ये सभी आतंकी पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले थे। इन आतंकियों ने गुरदासपुर की बख्शीवाला पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमले का इन पर आरोप है। किसी अन्य से इनकी फोन पे बात भी कराई थी। ये भी चीज एक संज्ञान में आई है कि उसने पैसे कम कराने के लिए कहा था। ये 21 तारीख को शाम 9:40 पर यहाँ से निकल गए थे, और बाकी जो चीजें बता रहे हैं वो संदिग्ध लग रही हैं। उनका जो व्यवहार था यहाँ पे कि वो
जिस प्रकार से आए और जिस प्रकार से वो रूम में रुके या जाते समय जो उनकी हरकतें की थी। अब इसमें जो फर्दर लिंकेज हैं तो उसको हम लोग इस्टेब्लिश करने का प्रयास करेंगे। तो ये मेजर ब्रेक थ्रू है कि यहाँ जहाँ लोकल कस्बे में रुके थे वहाँ का आइडेंटिफिकेशन हो गया है। पीलीभीत में एनआईए और एटीएस की टीम ने 3 खालिस्तानी आतंकवादियों का एनकाउंटर किया था, जिसके बाद आतंकियों को पनाह देने वाले मददगारों की तलाश के लिए एनआईए और एटीएस की टीम सर्च अभियान चला रही है। इस मौके पर पीलीभीत की स्थानीय पुलिस भी उनका साथ दे रही है। बता दें कि इस पूरे ऑपरेशन में पुलिस की 12 टीमें तैनात की गई हैं जो आतंकियों के मददगारों की तलाश कर रही हैं। अयोध्या में नाबालिग छात्रा के सुसाइड मामले में परिजन ने हैदरगंज थाना अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया और थाना अध्यक्ष मोहम्मद अरशद को सस्पेंड करने की मांग की। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने छात्रा को प्रताड़ित करने वाले टीचर लवकुश सिंह को गिरफ्तार कर लिया। छात्रा ने टीचर से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली थी। थाना अध्यक्ष पर आरोप है कि उन्होंने मुकदमा नहीं किया। आईजी रेंज के दखल के बाद मुकदमा दर्ज हुआ तो गिरफ्तारी नहीं हुई। परिजन ने थाना अध्यक्ष पर गाली गलौज और आरोपी टीचर की मदद का आरोप लगाया है। थाना अध्यक्ष महोदय तहरीर लेने के बजाय हमको कहानियां सुनाकर बहलाने फुसलाने लगते हैं और हमारी बातों को दूर हटा देते हैं। फिर अगले दिन में बुलाते हैं, हमको कहते हैं तुम्हारी बच्ची गलती है। तो मैं कहता हूं सर मेरी बच्ची तो नाबालिग थी। कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारी बच्ची दोषी थी, तुम्हारी बच्ची ऐसी है वैसी है। हमको बच्ची की ही सारी गलती, मेरी नाबालिग बच्ची जो कि अभी 16 वर्षीय की है, उसकी सारी गलतियां निकाल रहे हैं और वही उतना ऑडियो रिकॉर्ड भी हो पाया था जितनी वायरल हो रही है। अभी गाली गलौज अभद्र तरीके से व्यवहार कर रहे हैं और लगातार धमकियां मिल रही हैं। आरोपी की तरफ से मुझे धमकियां मिल रही हैं क्योंकि मैं घर का अकेला दौड़ने वाला आदमी हूं। अब मैं 5 दिन से 6 दिन से लगातार दौड़ा, तब मेरी रिपोर्ट लिखी गई है। उसके बाद भी कोई गिरफ्तारी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। खबर बिजनौर से है। बॉलीवुड एक्टर मुश्ताक खान के अपहरण के आरोपी ने सस्पेंड कर दिया। आरोपी अपनी मां के साथ हाथ ऊपर करके शहर कोतवाली पहुंचा। गिड़गिड़ाते हुए उसने पुलिस से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, कसम खाता हूं अब अपराध नहीं करूंगा। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। फरार बदमाश शुभम ने एनकाउंटर के डर से सरेंडर कर दिया है। वहीं आरोपी की मां ने अपने बेटे को बचाने की गुहार लगाई है। अपहरण मामले में अब तक बिजनौर से 9 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। कानपुर आईआईटी की छात्रा ने एसीपी मोहसिन खान के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कराई है। छात्रा का कहना है कि गिरफ्तारी पर स्टे मिलने के बाद से एसीपी अपने रसूख के दम पर मुझे डरा रहे हैं। एसीपी और उनके वकील मेरे खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। मंगलवार को छात्रा ने एसीपी और उनके वकील गौरव दीक्षित के खिलाफ कल्याणपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आईआईटी की छात्रा के साथ यौन शोषण के मामले में एसीपी मोहसिन खान की परेशानियां कहीं से कम होती नहीं दिख रही हैं। जहां एक और 12 दिसंबर को पीड़ित छात्रा ने मोहसिन के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद कल्याणपुर थाने में मामला दर्ज हुआ और एसीपी को कार्यालय से अटैच कर दिया गया, जिसके बाद एसआईटी इसकी जांच में जुट गई। जहां एक और उसे न्यायालय से रिलीफ जरूर मिला, मगर इसी दौरान उसी पीड़ित छात्रा ने एक और मुकदमा एसीपी मोहसिन खान पर लिखवाया, जिसमें उसे डराना धमकाना समेत तमाम धाराओं में मामला दर्ज किया। इस बार उसने मोहसिन के साथ साथ एक अधिवक्ता का भी जिक्र किया है और ऐसे में पुलिस जांच में जुटी। अब देखना यह होगा कि इस जांच का क्या परिणाम निकलता है और एसीपी के खिलाफ अब क्या कार्रवाई होती है। बुलंदशहर में दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता के ऊपर तेजाब डालने का मामला सामने आया। एसिड अटैक में विवाहित गंभीर रूप से घायल हुई है। चेहरे पर गंभीर निशान पड़ गए हैं, जिसके बाद आज पीड़िता ने परिजनों के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। विवाहिता चूला थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर रिठोली की रहने वाली है।